स्टार्ट द 9th चैप्टर मैनिपुलेटिंग डाटा। अच्छा, इसमें हम देखेंगे जी कि आप डाटा इंसर्ट, अपडेट, डिलीट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, एग्जिस्टिंग डाटा पर एडिंग न्यू रोज इन अ टेबल, उसके लिए इंसर्ट की स्टेटमेंट है आपके पास। अच्छा, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, अ डीएमएल स्टेटमेंट इज एक्सिक्यूटेड व्हेन यू ऐड न्यू रोज टू अ टेबल, मॉडिफाई एग्जिस्टिंग रोज इन अ टेबल एंड रिमूव एग्जिस्टिंग रोज फ्रॉम अ टेबल। तो इसके लिए आपको डीएमएल स्टेटमेंट चाहिए होती है। इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट इज अ डीएमएल स्टेटमेंट। ट्रांजैक्शन क्या होती है? और ट्रांजैक्शन कंसिस्ट ऑफ अ कलेक्शन ऑफ डीएमएल स्टेटमेंट्स दैट फॉर्म अ लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क। तो ट्रांजैक्शन ये होती है कि आपने इंसर्ट, अपडेट, डिलीट को मिला के कुछ आपने काम किया, वो आपने पूरा काम करने के लिए एक इंसर्ट, अपडेट, डिलीट की स्टेटमेंट चलाई या मल्टीपल चलाई, वो आपकी ट्रांजैक्शन कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सी, हमारे पास दो अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट ए है एंड बैंक अकाउंट बी है। बैंक अकाउंट ए में 10,000 रुपीज है, बैंक अकाउंट बी में 15,000। ठीक है, अब आपको ये कहा जाता है कि अकाउंट ए से 3,000 रुपीज अकाउंट बी में ट्रांसफर कर दें। तो क्या करना पड़ेगा? अपडेट करेंगे। पहले अकाउंट ए को अपडेट करेंगे, इनकी एक अपडेट की स्टेटमेंट चलेगी जिसमें अकाउंट ए अपडेट होगा, उसका बैलेंस 3,000 डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर एक और अपडेट चलेगी, अकाउंट बी अपडेट होगा, उसमें अकाउंट में बैलेंस ऐड हो जाएगा, इसमें माइनस हो जाएगा। अच्छा, तो ये आपकी दोनों मिलकर एक ट्रांजैक्शन बन गई। ट्रांजैक्शन का ये मतलब होता है कि इसमें जितनी भी डीएमएल स्टेटमेंट होंगी वो या तो सारी की सारी सक्सेसफुल होनी चाहिए, या अगर एक भी फेल हो जाए तो सारी की सारी रिवर्ट बैक हो जानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे देखें आप, अगर आपका अकाउंट ए में से बैलेंस निकल जाए और अकाउंट बी पे वो जाके अपडेट फेल हो जाए तो क्या होगा? नहीं, लेकिन लेट से अगर आप इसको सेव कर देते हैं ये करने के बाद, फिर मसला हो जाएगा ना, क्योंकि अकाउंट ए से तो बैलेंस निकल जाएगा लेकिन अकाउंट बी में ऐड नहीं होगा और आपने इसको सेव कर दिया अकाउंट, वो डाटा लॉस हो गया ना, पैसे तो ज़ाया हो गए जी। हाँ, या डेफिनेटली अगर वो नहीं होता तो आप करेंगे क्या कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन चलाएंगे तो जब सारी उस ट्रांजैक्शन की स्टेटमेंट सक्सेसफुल हो जाएंगी तो फिर इसको परमानेंट कर देंगे, आप उसको सेव कर देंगे। अब सेव उस वक्त करेंगे जब दोनों सक्सेसफुल होंगे, दोनों में से कोई एक भी फेलियर होगी तो फिर आप सेव नहीं करेंगे, आप रिवर्ट बैक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बताने का पर्पज ये है कि एक ट्रांजैक्शन में एक से ज़्यादा स्टेटमेंट हो सकती है, डिपेंड करता है। जैसे ये एक ट्रांजैक्शन है, इसमें 2 अपडेट है, हो सकता है एक और कुछ ट्रांजैक्शन हो उसमें आपके पास एक इंसर्ट हो, एक अपडेट हो, एक डिलीट हो, तो वो पूरी मिलकर एक ट्रांजैक्शन बनाए। ठीक है, डिपेंड करता है कि कौन सा सिनेरियो है। इस तरह की आपकी ये ट्रांजैक्शन कहलाती है। एडिंग न्यू रो टू अ टेबल, हाँ, इसलिए इंसर्ट इनटू, आगे टेबल का नाम, ऑप्शनली आप कॉलम स्पेसिफाई कर सकते हैं, वैल्यूज, और फिर हर कॉलम के लिए वैल्यूज देंगे। विद दिस सिंटैक्स ओनली वन रो इज इंसर्टेड एट अ टाइम। फॉर एग्जांपल, या जैसे इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट्स, आगे कॉलम के नाम तो आ रहा है डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, मैनेजर आईडी, लोकेशन आईडी, फिर वैल्यूज में डिपार्टमेंट आईडी पहला कॉलम तो उसकी वैल्यू, डिपार्टमेंट नेम दूसरा कॉलम उसकी वैल्यू, मैनेजर आईडी की वैल्यू, लोकेशन आईडी की वैल्यू। या अब इसको करते हैं जरा इंसर्ट।
लेट्स से एम्प्लॉयज़ का टेबल है, इसमें डाटा एंटर करना है, तो हम इसको डिस्क्राइब करके इसके कॉलम्स देख लेंगे। अब जिन कॉलम्स के आगे नॉट नल लिखा हुआ है ना, उन कॉलम्स में वैल्यू देना ज़रूरी है, उनको एम्प्टी नहीं छोड़ सकते, ठीक है। और जिनके आगे कुछ नहीं लिखा उसमें आप वैल्यू दें या ना दें, ना भी दें तब भी सेव हो जाएगा, एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो जो नॉट नल है उनमें कॉलम वैल्यू देना जरूरी है। लेट्स से मैं एम्प्लॉयज़ के टेबल में डाटा इंसर्ट करता हूँ और सारे कॉलम्स में डाटा के रोज इंसर्ट करता हूँ। आप अपने रिकॉर्ड एंटर कीजिएगा, मैं अपना रिकॉर्ड एंटर करता हूँ। हम करेंगे इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज़, देन वैल्यूज, इंसर्ट करेंगे आप, इंसर्ट इनटू आगे टेबल का नाम क्या है कि एम्प्लॉयज़, देन आप वैल्यूज वैल्यू स्टार्ट करेंगे। पहला कॉलम क्या है आईडी, तो उसकी डाटा टाइप क्या है नंबर, तो इसमें आप नंबर के पास फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय आईडी 1 में इंसर्ट करना चाहते हैं। फर्स्ट नेम, उसकी डाटा टाइप क्या है वार्चर, ठीक है, वार्चर का मतलब करेक्टर, तो इसमें हम दे देंगे कि जब करेक्टर वैल्यू होगी वो सिंगल कोट्स में देंगे हम। लास्ट नेम वो भी वार्चर 2 है, उसको भी सिंगल कोट्स में, कॉमा, फिर कॉमा देंगे, फिर ईमेल, ठीक है, क्योंकि उसकी डाटा टाइप भी वार्चर 2 है। फिर फ़ोन नंबर, जो भी आप देना चाहें वो भी करेक्टर है, सिंगल कोट्स में देंगे आप। फिर हायर डेट, वो कब हायर हुआ, आज की डेट देना चाहता हूँ, 6 डेट दे दूँगा, 6 डेट क्या करेगा करंट सिस्टम की डेट बताएगा। जॉब आईडी, उसकी डाटा टाइप वार्चर 2 है, करूँगा आज क्योंकि जॉब आईडी जो है ना, एक टेबल है जॉब्स का, उसको रेफर करती है, उस टेबल में जॉब आईडी के नाम से कॉलम है, तो हाँ, तो इसलिए आपको जॉब आईडी वही डालनी है, जॉब आईडी जॉब से यहाँ पे, तो आई टी अंडरस्कोर PRO की हम डालेंगे, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी जॉब है। सैलरी में मैं इसको डाल देता हूँ कमीशन, PCT में एक कमीशन कोई नहीं लेता, तो इसको कोई कमीशन नहीं डाल दूँगा, एक्सेप्ट आप स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। एक कॉलम में वैल्यू नहीं देनी तो आप अगर आप इस तरीके से इंसर्ट करें जैसे अभी मैं कर रहा हूँ, तो आप स्किप नहीं कर सकते, आप इसकी जगह एक्सप्लिसिटली नल लिख देंगे, तो नल भी आप सिंगल कोट्स में भी लिखेंगे, ब्लैक कोट्स में, तो सिंगल कोट में लिखा तो ऐसा वैल्यू में इंसर्ट हो जाएगा, आपने सिंपली नल लिखा जिसका मतलब उसमें नल इंसर्ट। मैनेजर आईडी वो भी मैं इसको नल रखना चाहता हूँ, और डिपार्टमेंट आईडी में उसको 10 असाइन करूँगा, इंसर्ट हो जाएगी। अभी ये इंसर्ट हुई है लेकिन अभी परमानेंटली इंसर्ट नहीं है। अब अगर इसको मैं परमानेंट करना चाहता हूँ तो कमिट कर दूँगा, कमिट करूँगा तो ये कमिट, तो ये परमानेंट हो जाएगी। लेकिन अगर आपने इंसर्ट की, आपने देखा गलत इंसर्ट होगी, ये नहीं होना चाहिए था, तो आपके पास एक ऑप्शन है रोल बैक का, रोल बैक कर सकते हैं। लेकिन जब कमिट कर ले तो फिर रोल बैक नहीं होता। वो रोल बैक आपने लिखा तो है, वो उसने रोल बैक कंप्लीट का मैसेज दिया, लेकिन एक्चुअली वो रिवर्ट नहीं किया उसने। तो जब आप कोई DML परफॉर्म कर लेते हैं, डेटा इंसर्ट कर लेते हैं, तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो कमिट करें वो परमानेंट हो जाएगा, या रोल बैक कर दें वो रिवर्ट बैक करें। लेकिन अगर आपने रिवर्ट कमिट कर दिया तो फिर रोल बैक नहीं कर सकते, या रोल बैक कर दें तो फिर कमिट नहीं करें। लेट्स से अगर आपने कमिट किया तो फिर राइट हो जाएगा, और कमिट ना किया और ऐसे रहा डाटा सेव नहीं होगा। अगर आपने ये सेशन बंद कर दिया, आपने चीज बंद की, तो वो खुद ही रिवर्ट बैक हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि आपने डाटा जो किया वो सेव हो जाए, तो फिर कमिट जरूरी है, ठीक है, तो इंसर्ट कर सेलेक्ट, कोई रो नहीं दिखाई, व्हाट्स द इशू। इंसर्ट करते वक्त हमने डाटा दिया था, जिस केस में डाटा दिया था उसी केस में आप सर्च करते वक्त या तो वो अपर लोअर के फंक्शन या इनिट कैपिटल फंक्शन यूज करें,
यहाँ पर उसी केस में now again insert a new row. So I'll insert the values for specific column only. Okay, so what I'll do, I'll insert into employees. For the columns for which I want to insert the values, I will mention in the parentheses. For example, employee ID, last name, email, all the not null columns I'll mention. Then yeah. Okay, just take care of this. Okay, that's the rules. आप किसी कॉलम को नॉट नल रखेंगे या नहीं रखेंगे वो डिपेंड करता है, वो आपके रिक्वायरमेंट पे है. लेट्स से आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि आप जिसके लिए सॉफ्टवेयर बनाया वो कहते हैं जी कि हर एम्प्लॉय को एम्प्लॉय आईडी जरूर मिले, उसका लास्ट नेम भी जरूर हो, उसका ईमेल भी जरूर होना चाहिए, उसका हायर डेट भी जरूर होनी चाहिए, उसकी जॉब आईडी भी जरूर होनी चाहिए एंड सो. तो वो आपने अगर जब वो आपको कहेंगे कि ये मैंडेटरी फील्ड है तो फिर आप उनको नॉट नल दीजिए. वो डिपेंड करता है आपके केस में. आप एक टेबल बनाएंगे तो आपको कहा जाएगा ये मैंडेटरी फील्ड है, इसमें सोर्स डेटा होना चाहिए, बाकी चेक ना लें. तो जो मैंडेटरी फील्ड है उनको नॉट नल वो आगे चीज. तो नाउ आप देखें उन्हें सिर्फ स्पेसिफिक कॉलम्स के लिए डाटा इंसर्ट करना है, सारे कॉलम्स नहीं करना. वो कॉलम्स जिनके लिए डाटा इंसर्ट करना है वो लिस्ट डाउन करूंगा और फिर वन बाय वन उनके केस स्पेसिफिक. बाकी जो कॉलम्स थे जितने भी उनके उनमें नल बाय डिफॉल्ट इंसर्ट होगा. ठीक है. तो इनक्लोज कैरेक्टर एंड डेट वैल्यूज विद इन सिंगल कोटेशन मार्क्स. ठीक है. डेट के लिए वही आपने करना है कि वो फॉर्मेट सेंसिटिव है. जैसे हम यहाँ पे किसी कॉलम में वैल्यू नहीं देना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल डिपार्टमेंट्स के कॉलम में टेबल में बहुत सारे कॉलम में आपने सिर्फ डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट नेम दे दिया और डिपार्टमेंट आईडी में वैल्यू दे दी, डिपार्टमेंट नेम में दे दी. बाकी दो कॉलम जो आप इस टेबल में का पार्ट थे उनको आपने शामिल किया तो उसमें नल इंसर्ट किया. या फिर आपने किया इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट्स, आपने आगे कॉलम्स के नाम मेंशन नहीं किए. जब कॉलम के नाम मेंशन नहीं करेंगे तो फिर सारे कॉलम्स के लिए वैल्यूज देनी पड़ेगी आपने. तो अब इस टेबल में 4 कॉलम है तो फिर आप वैल्यूज में 4 वैल्यूज देंगे तब वो सही होगा. वैल्यूज में आपने 100 दे दिया, फाइनेंस दे दिया, बाकी दोनों कॉलम में नल नल देना चाहते हैं सिंपली नल देंगे. ठीक है. तो व्हेन यू मेंशन द कॉलम नेम्स देन यू ओनली specify the values for those columns only. Okay, but when you don't mention any column then you will have to provide the value against each column. Yeah. स्पेशल वैल्यूज आप सिस डेट फंक्शन यूज कर सकते हैं. जैसे हायर डेट का कॉलम है उसमें वो वैल्यू इंसर्ट करने में सिस डेट यूज करें तो सिस्टम की डेट उठाकर इंसर्ट करेंगे. देन आपके पास डेट एक डिफरेंट फॉर्मेट में है. जैसे February 3, 1999 है तो आप इसको इंसर्ट करना चाहते हैं टेबल के अंदर तो टू डेट का फंक्शन यूज करेंगे. टू अंडरस्कोर डेट और उसमें आप अपनी डेट का स्ट्रिंग देंगे और फिर उसका फॉर्मेट बताएंगे. क्लियर. Oracle format, yeah. Or then it will be insert. Otherwise, yeah. You can definitely you can convert that format into two character by using two character function that we used last time. Then you can create a script. Use ampersand substitution in a SQL statement to prompt for values, and ampersand is a placeholder for the variable value. For example, what I can do, I can create a script. For example, I can edit this. Instead of providing the values, what I can do, I can ampersand ID, ampersand ampersand email, ampersand
date 10%. Now what it will do, it will insert, it will ask the values for each one. Okay, and then again and again you can this is called a script. You have written a script and you call it in, it will ask you the values again and again. Okay, yeah, copying rows from another table. You can copy rows from another table as well. For example, insert into table name and columns of those tables. Then instead of giving the values keyword, you can write a subquery. The query will select the data and that data will be inserted into this table. For example, I have a table M. Okay, I'll describe this. It has emp ID, f name, cell, and ID. I'll select. There are data. I want to delete the data. Delete from M. It will delete all the rows. Okay. Now let's try from M. There is no data in this table. Okay. I'll delete it. I want to copy data from employees table to this M table. I'll insert into M, and optionally I can mention the list of names of columns for the columns for which I want to insert the data. Yeah, this is optional. If you don't mention the names of columns, then you will, for each column you will have to provide the value. If there are 100 columns, you will have to, in values you will have to provide 100 values for each column. Yeah. Then only for those columns. For only for those columns you will have to provide values. There are 100 columns and you want to provide data for only 10 columns. Then mention those 10 columns. Yeah. Yeah. Insert into table name. Then instead of values keyword, what I will do, I will select the data, select employee ID में मैं insert करना चाहता हूँ, emp ID में insert करना चाहता हूँ employee ID, f name में मैं first underscore name, cell में salary का column, depth में department ID from employees. मैं चाहता हूँ सिर्फ डिपार्टमेंट एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट का डाटा इंसर्ट हो, where थ्री रोज. तो ये जो क्यूरी जितना डाटा लेके आएगी वो इस टेबल में इंसर्ट कर दिया जाएगा. इंसर्ट इनटू टेबल का नाम और फिर आगे आप उस टेबल में जितने कॉलम्स होंगे वो एक क्यूरी में आपने सेलेक्ट कर लेने, यानी कि हर कॉलम के लेट से इस कॉलम में आपने कौन से कॉलम से डाटा लेके इंसर्ट करना वो कॉलम आपने सेलेक्ट कर लेना. एंड लेट से यहाँ पे 4 कॉलम थे, मैंने क्यूरी में 4 कॉलम सेलेक्ट कर दिए. कौन से टेबल में से सेलेक्ट करें वो टेबल दे दें और जो डाटा चाहिए सिर्फ वो रिस्ट्रिक्ट कर दें डाटा, वो डाटा उठाएगा और उस टेबल में देखिए कॉलम के नाम डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन नंबर ऑफ कॉलम्स और उनकी डाटा टाइप्स तो सेम होनी चाहिए. जैसे एम्प आईडी उसकी डाटा टाइप नंबर है, यहाँ पे पहला कॉलम कोई आप ऐसा सेलेक्ट करेंगे जिसकी डाटा टाइप नंबर हो. यहाँ पे एफ नेम वाट्सएप 2 है तो यहाँ पे कोई ऐसा कॉलम सेलेक्ट करेंगे जिसकी डाटा टाइप वाट्सएप 2 हो. नाम जो मर्जी होता है. हाँ, फिर आप क्या करें, जैसे अगर आप ऑर्डर में नहीं लिखते तो फिर आप इस तरीके से करें. नेट से आप करते हैं इंसर्ट इनटू एम, इसमें आप करें डेप्थ आईडी सेल एम आईडी एफ फॉर एग्जाम्पल. अब आप करेंगे सिलेक्ट. अब पहले आपने यहाँ पे डेप्थ आईडी लिखा है तो डेप्थ आईडी की गैस वैल्यू देंगे. फॉर एग्जाम्पल yeah
देखिए लॉजिकल है ना। अब आपने देखा यहाँ पे डिस्क्राइब किया कि पहले डिपार्टमेंट आईडी का कॉलम है, फिर सैलरी है, फिर एम्प्लॉय आईडी है, फिर फर्स्ट नेम है। अब आप ये तो नहीं करेंगे कि डिपार्टमेंट आईडी के कॉलम में आप सैलरी इंसर्ट कर दें, या आप ये तो नहीं करेंगे कि सैलरी के कॉलम में डिपार्टमेंट आईडी इंसर्ट। तो लॉजिकल है, आप क्या करेंगे, आपको पता होगा कि ये डिपार्टमेंट आईडी का कॉलम मैंने पहले लिखे होगा जो इसमें इंसर्ट होना चाहिए उसी कॉलम में से डेटा, तो वो फिर पहला वही कॉलम आपने, ये पहला कॉलम इस कॉलम में मैप हो जाएगा, ये दूसरा कॉलम इस पे मैप हो जाएगा, ये थर्ड कॉलम इस पे मैप हो जाएगा, ये फोर्थ कॉलम इस पे मैप हो जाएगा। नो तो ये मैपिंग वो सीक्वेंस के हिसाब से, अगर आपने वो रिवर्स लिख दिया तो फिर वो कॉलम वो पर्टिकुलर डेटा उस डिफरेंट कॉलम में चला जाएगा। तो आप जब इस तरीके से डाटा इंसर्ट करते हैं तो वैल्यूज का कीवर्ड यूज नहीं करते। Match the number of columns in the insert class to those in the subquery. Insert all rows returned by the subquery in the table sales underscore f। ये आपको उसने दिया है कि इस तरीके से करें, ठीक है। चेंज अगर आपने डाटा करना तो अपडेट की स्टेटमेंट है, अपडेट आगे टेबल का नाम, सेट आगे कॉलम का नाम इक्वल टू वैल्यू, कामा कॉलम का नाम इक्वल टू वैल्यू एंड सो ऑन, वेयर और कंडीशन दे दें। तो एक वक्त एक या एक से ज्यादा रोज आप अपडेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपको बहुत सारे एम्प्लॉयज का डाटा दिखा रहा है। मैं करता हूँ जी कि अपडेट एम सेट सैलरी इक्वल्स टू, हर एम्प्लॉय की सैलरी में मैं 100 रुपीज़ ऐड करेंगे, सेट सैलरी इक्वल टू सैलरी प्लस 100 कर देंगे, सैलरी रोल अपडेट करेंगे, सबमिट कर देंगे तो परमानेंट हो जाएगा। मैं करना चाहता हूँ अपडेट एम सेट सैलरी इक्वल्स टू सैलरी प्लस 500 वेयर डिपार्टमेंट ट्रांसफर आईडी इक्वल्स टू 40। सिर्फ डिपार्टमेंट 40 के जो एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी में अपडेट करना चाहता हूँ। सो डिपार्टमेंट आईडी का नाम दिया डेप्ट आईडी के नाम से इस टेबल, क्योंकि एम का टेबल में आपने मर्जी से क्रिएट किया था, इसमें डेप्ट आईडी के नाम से कॉल करें। तो सिर्फ एक रो अपडेट एम्प्लॉय सेट डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू 50 वेयर डिपार्टमेंट एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 113। एम्प्लॉय 113 की डिपार्टमेंट आईडी अपडेट हो रही है। अपडेट कॉपी अंडरस्कोर ये एक टेबल है, सेट डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू 110। ये कौन से रो की होगी, ये सेकंड जो क्यूरी चलेगी ये अपडेट वाली, ये कौन से पर्टिकुलर रो को अपडेट करेगी। For which employee or for which particular row? ये लेकिन ये कॉपी एम तो टेबल का नाम है ना, तो इसमें लेट से 100 रोज हैं, तो उसमें से 100 में से कौन सी रो अपडेट होगी जिसकी डिपार्टमेंट आईडी 110 हो जाएगी। लेट से इस कॉपी एम में 100 रोज हैं और आपने स्टेटमेंट दी, तो क्या होगा, कौन सी रो अपडेट होगी, रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3? नहीं, ये सारी रोज अपडेट कर देगा। इस टेबल में जितने भी रो होंगी उन सब में डिपार्टमेंट आईडी 110। अगर आप वेयर कंडीशन नहीं देते, अगर आप कंडीशन देते तो उस कंडीशन को जो फुलफिल करता है डाटा वो अपडेट होता है। जैसे ऊपर वाले स्टेटमेंट में देखें, डिपार्टमेंट आईडी अपडेट होगी 100, डिपार्टमेंट आईडी अपडेट हो जाएगी 50, किसकी, जिसकी एम्प्लॉय आईडी 113 है, यानी कि एक रो अपडेट होगी। और यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी 110 हो जाएगी किसकी, इस टेबल में जितनी रोज है सबकी। इस टेबल में लेट से 22 रोज है, तो उसने कहा जी 22 रोज अपडेटेड है। इस टेबल में जितनी रोज होंगी वो सारी अपडेट हो जाएंगी कि आपने वेयर क्लास ना दी तो। क्लियर है। तो अपडेट के थ्रू अगर आप वेयर क्लास नहीं देंगे तो सारा डाटा अपडेट हो जाएगा, और आप वेयर क्लास देंगे तो वो रोज जो उस वेयर क्लास को फुलफिल करेगी वो से अपडेट। एक से ज्यादा कॉलम एट अ टाइम अपडेट कर सकते हैं। अपडेट एम्प्लॉय सेट जॉब आईडी इक्वल टू, उसमें आपको जॉब आईडी लेट से एक ऐसी करनी है जो कि एम्प्लॉय 205 की जॉब आईडी है, सब चीजें लिख लेंगे। सैलरी इक्वल टू सैलरी फाइंड कर लेंगे, वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू आपने देखा, तो एम्प्लॉय 113 की
अपडेट एम्प्लॉय 113 जॉब एंड सैलरी टू मैच दोज ऑफ एम्प्लॉय 205। तो आपने क्या किया, जॉब आईडी में आपने एम्प्लॉय 205 की जॉब आईडी फाइंड कर ली, कॉमा दिया, फिर आपने सैलरी इक्वल टू एम्प्लॉय 205 की सैलरी फाइंड कर ली, वो अपडेट कर ली। या दिस इज कॉल्ड सब क्यूरी। अपडेट थ्रू सब क्यूरी, ये ऊपर लिखा हुआ है, अपडेटिंग टू कॉलम्स विद सब क्यूरी। ओके, सो आप सिलेक्ट में भी सब क्यूरी यूज कर सकते हैं, अपडेट में भी कर सकते हैं, और डिलीट में भी कर सकते हैं, और इंसर्ट में भी कर सकते हैं। इंसर्ट में भी हमने करके देखी। क्लियर? Updating rows based on other tables, use the subquery in update statement to update rows values in the table based on values from another table. For example, there is a table copy underscore emp, so update copy underscore emp, set department ID equal to select department ID from employees where employee ID equal to 100 and select job where job ID equal to this. तो वो एक पर्टिकुलर रो अपडेट करना चाह रहा है एक पर्टिकुलर वैल्यू है, तो वो उसमें दोनों जगह पे सब क्यू लगा ली। क्लियर है? मेरे को कंफ्यूजन तो नहीं है। No, we are updating only department ID. For employee, we know the job ID of that employee, but don't know the employee ID actually. So where job ID equals to select job ID from employees where employee ID equals to 200. Okay, so we know the job ID of the employee. No, we know the employee ID of the employee. We don't know the job ID. Okay, for that particular employee, we find the job ID, and then where job ID equal to this, and we update copy and span, set department ID equals to. We don't know what the department ID should be. We are asked that the department ID should be equal to the department ID should be equal to the department ID of employee number 100. There is an employee whose employee ID is 100 and he works in a department we don't know. You are asked that update another employee and set his department ID equal to employee 100's department ID. Okay, so आपने क्या किया, एक डिपार्टमेंट आईडी उसकी वो सेट कर दी जो एम्प्लॉय 100 की एम्प्लॉय आईडी है, और लेकिन आपको जॉब आईडी आपको नहीं पता था, जॉब आईडी के बेस पे अपडेट करना है, आपको एम्प्लॉय की एम्प्लॉय आईडी पता है, तो उस एम्प्लॉय आईडी के थ्रू आप उसकी जॉब आईडी फाइंड कर लेंगे। तो आप करेंगे वेयर जॉब आईडी इक्वल टू उसकी जॉब आईडी जो आएगी वो फिर वो अपडेट होगी। तो पर्पज इज कि आप सब क्यूरी सेट में भी यूज कर सकते हैं, वेयर में भी यूज कर सकते हैं अपडेट करते हैं। देन रिमूविंग रोज फ्रॉम अ टेबल, डिलीट और ट्रंकेट के थ्रू आप रोज रिमूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डिलीट ऑप्शनल फ्रॉम का कीवर्ड है और अगर टेबल का नाम दें तो सारी रोज डिलीट हो जाएंगी, वेयर और कंडीशन दें तो पर्टिकुलर रोज रिमूव होंगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक टेबल है एम्प के नाम से, मैं कहता हूँ डिलीट फ्रॉम एम्प वेयर सेल इज ग्रेटर देन 10,000, तो पर्टिकुलर रोज रिमूव हो जाएंगी। मैं कहता हूँ डिलीट फ्रॉम एम्प, सिंपली इतना करो सारी रोज डिलीट हो जाएंगी। मैं इसको करता हूँ रोल बैक, तो ये रिवर्ट बैक हो जाएगा, टेबल सारी रोज वापस आ जाएंगी, या बोथ। ठीक है, जितना भी आपने काम जिसको कमिट नहीं किया था वो रोल बैक हो जाएगा। ठीक है, तो डिलीट आप सारी रोज डिलीट कर सकते हैं, उसमें वेयर कंडीशन ना दें, या फ्रॉम ऑप्शनल है डिलीट एम्प सिंपली कर दें, या डिलीट में टेबल का नाम दें, वो सारा डाटा डिलीट कर देगा। कमिट करेंगे तो परमानेंट हो जाएगा, रोल बैक करेंगे तो वापस हो जाएगा। ओके, देन इसी तरीके से वो आप क्रिएट कर लें, आप ऐसे कर लेना, आप क्रिएट कर लें, आप करें जी, आपने अगर एम टेबल क्रिएट करना तो आप करें क्रिएट टेबल एम एस सेलेक्ट एम्प्लॉई अंडरस्कोर आईडी कॉमा फर्स्ट अंडरस्कोर नेम कॉमा लास्ट अंडरस्कोर नेम कॉमा सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज, दैट्स इट। So it will create the table. The table will have employee ID column, first name column, last name column, salary column, and there will be data in it. Yeah, from employees. So the table name will be M. Yeah. So that's how you can create a table based on another table with data.
delete from departments where department name equal to X. One row will be deleted. Delete from copy understand. All rows will be deleted. So this delete you will update, delete, insert you will perform in on another table. Okay, you create a different table like I tell you, and then you will perform all these operations in that table. Okay. So you can use subquery to delete rows. For example, delete from employees where department ID equals to select department ID from departments where department name equals to public. That's a public एक डिपार्टमेंट है, उसको आप उसकी जितनी भी रोज है एम्प्लॉयज़ के टेबल में आप रिमूव करना चाहते हैं, तो एम्प्लॉयज़ के टेबल में डिपार्टमेंट का नाम नहीं है, डिपार्टमेंट की आईडी है. अब क्या करेंगे, सब क्यूरी लगा के डिपार्टमेंट्स के टेबल में से उस डिपार्टमेंट के नेम के अगेंस्ट डिपार्टमेंट आईडी फाइंड कर लेंगे और फिर डिलीट कर देंगे. सब क्यूरी यूज़ कर सकते हैं डिलीट करके. तो डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम वे डिपार्टमेंट आईडी इक्वल्स टू, अब आपको डिपार्टमेंट का नाम पता है, डिपार्टमेंट नाम फॉर एग्जांपल आईटी है, आईटी के डिपार्टमेंट में जितने भी लोग काम करते हैं उन सबके डाटा डिलीट करना है. अब करेंगे डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉइज वे डिपार्टमेंट आईडी इक्वल्स टू आईटी, लेकिन आईटी तो नाम है, यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी आप दे रहे हैं और एम्प्लॉइज के टेबल में डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट नाम नहीं है. अब क्या करेंगे, सब क्यूरी लगाएंगे डिपार्टमेंट्स के टेबल के ऊपर, सेलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम डिपार्टमेंट्स वे डिपार्टमेंट नेम इक्वल्स टू, जो भी आपका डिपार्टमेंट का नाम है वो फाइंड कर लेंगे, वो आपकी डिपार्टमेंट आईडी रिटर्न करेगा, वो आपकी सब क्यूरी को और मेन क्यूरी को मिलेगा, वो डाटा उसकी बेस पे डिलीट कर देगा. क्लियर? Then you can use truncate statement to delete data as well. For example, truncate. So what it will do? It will purge the table. सारा डाटा रिमूव हो जाएगा और इसको रोल बैक नहीं कर सकते, ये हो गया परमानेंट हो गया, और इसमें वेयर नहीं लगा सकते. अगर आपने कुछ डाटा रिमूव करना तो फिर ट्रंकेट रिमूव ना करें, अगर आपने सारा डाटा रिमूव करना फिर ट्रंकेट यूज करें. So remove all rows from a table, leaving the table empty and the table structure intact is a data definition language DDL statement rather than a DML statement, cannot easily be undone. इसको आप रोल बैक नहीं कर सकते, जबकि डिलीट में का काम किया हुआ रोल बैक भी हो सकता है. क्लियर? Then जी database transaction, our database transaction consists of one of the following DML statements, DDL statement या DCL, ग्रांट एंड रिवोक. ट्रांजेक्शन कब स्टार्ट होती है, व्हेन द फर्स्ट डीएमएल एसक्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड, एंड एंड कब होती है, जब कमिट या रोल बैक करते हैं तो एंड होती है आपकी ट्रांजेक्शन, कमिट करते हैं सक्सेसफुली एंड होती है, रोल बैक करते हैं तो रिवर्ट बैक हो जाती है, या आपने कोई डीडीएल चला दी या डीसीएल चला दी, या यूजर ने एसक्यूएल डेवलपर या एसक्यूएल क्लास से एग्जिट हो गया, या सिस्टम आपका क्रैश हो गया, रीस्टार्ट हो गया, तो आपकी वो ट्रांजेक्शन खत्म हो जाती है. तो सर्टन केसेस में ट्रांजेक्शन का जो डाटा वो कमिट हो जाता है, सर्टन केसेस में वो खुद से रिवर्ट बैक हो जाता है. तो अगर आपका सिस्टम क्रैश कर जाए तो आपने एक ट्रांजेक्शन लिखी हुई थी और वो भी कमिट नहीं की थी, वो खुद ही रोल बैक हो जाएगी. अगर यूजर ने एसक्यूएल डेवलपर या एसक्यूएल क्लास से प्रॉपर तरीके से एग्जिट कर दिया तो फिर कमिट हो जाएगी. अगर आपने एक इंसर्ट की स्टेटमेंट या अपडेट की स्टेटमेंट लिखी हुई थी, उसके बाद आपने क्रिएट टेबल की स्टेटमेंट लगा दी, तो उससे पहले जितना काम हुआ था वो खुद ही कमिट हो जाएगा. क्लियर? With commit or rollback statements, you can ensure data consistency, preview data changes before making changes permanent, and group logical edit document. For example, आपने डाटा अपडेट किया, फिर क्यूरी करके देखा यार सही रो अपडेट हुई है, गलत होती है, अगर गलत हुई है तो रोल बैक कर दें, अगर डाटा सही अपडेट हो गया फिर आप कमिट कर दें. देन आप ट्रांजेक्शन में कंट्रोल करते हैं, सेव पॉइंट्स बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल डाटा इंसर्ट करके मैं उसको कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ. वो तो इस टेबल का पार्ट है ना, उसको मैंने लिस्ट ऑफ कॉलम्स यहाँ पे नहीं दिए. अब मैं यहाँ पे क्यूरी लिख रहा हूँ, दूसरे टेबल में से डाटा सेलेक्ट करने के लिए उस टेबल में टेबल का कॉलम का नाम एम्प्लॉय आईडी. ये जो क्यूरी है वो एम्प्लॉयज के टेबल में से डाटा लेके आएगी, तो वो डाटा इसमें इंसर्ट हो जाएगा. तो यहाँ पे जितने टेबल इस टेबल में जितने कॉलम थे मैंने वही कॉलम यहाँ पे सेलेक्ट किए, उतने नंबर ऑफ कॉलम उसी ऑर्डर में वो डाटा इंसर्ट हो गया. ठीक है? अब मैं करता हूँ फॉर एग्जाम्पल अपडेट एम्प्लॉय एंड सेट सैल इक्वल्स टू सैल प्लस वेयर डेप्थ आई इक्वल्स टू 90. एक अपडेट स्टेटमेंट चल के मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेव, उसको कोई भी नाम दे देता हूँ, ए दे देता हूँ, XYZ 1 2 3 कुछ भी नाम दे देता हूँ. सेव पॉइंट
सेव पॉइंट क्रिएटेड, देन मैं करूँगा जी फॉर एग्जाम्पल लीड फ्रॉम एंड सेट वेयर partner should I be equal to and so get that. अच्छा मुझसे ये वाली स्टेटमेंट गलत चल रही है, अगर ये मैं सेव पॉइंट ना बनाता तो रोल बैक करता तो ये भी रोल बैक हो जानी थी, ये भी रोल बैक हो जानी थी, ये भी रोल बैक हो जानी थी, और ये ऊपर जितनी स्टेटमेंट चाहे वो सारी रोल बैक हो जानी थी। अब मैं चाहता हूँ सिर्फ ये वाली रोल बैक हो, तो मैं सिंपली करूँगा रोल बैक टू सेव पॉइंट बी। सेव पॉइंट बी ये बनाया था मैंने, इसके बाद जितनी स्टेटमेंट चलनी थी वो सिर्फ रोल बैक होंगी। फॉर एग्जाम्पल सिर्फ ये रोल बैक होगी, बाकी जो ऊपर जो स्टेटमेंट चलाई थी मैंने वो रोल बैक नहीं होगी। तो ये सेव पॉइंट्स बनाने का फायदा है कि आप जब कोई एक स्टेटमेंट गलत हो जाए, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक अपडेट चलाई थी वो रोल बैक नहीं होगी, और ये मैंने डिलीट चलाई थी वो नीचे दोबारा चले आई है वो रोल बैक नहीं होगी। अब इस तरीके से सेव पॉइंट बना के पर्टिकुलर सेव पॉइंट तक रोल बैक कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने एक ट्रांजेक्शन चलाई, आपने डिलीट चलाई, आपने सेव पॉइंट ए बना दिया, इंसर्ट अपडेट चलाई, सेव पॉइंट बी बनाया, इंसर्ट चलाई, अब आपने रोल बैक करना है। आपने लेट्स से सिर्फ ये वाला इंसर्ट रोल बैक करनी है तो आप करेंगे रोल बैक टू सेव पॉइंट बी, तो सिर्फ ये वाला इंसर्ट रोल बैक हो जाएगी। आप करेंगे रोल बैक टू सेव पॉइंट ए, तो ये इंसर्ट, ये अपडेट, ये इंसर्ट, ये रोल बैक हो जाएगी। सिंपली रोल बैक लिखेंगे ये सारी रोल बैक हो जाएगी, फिर वो सेव पॉइंट्स को नहीं देखेंगे। क्लियर? रोल बैक करना हो तो सिंपली रोल बैक टू और आगे सेव पॉइंट का नाम दे दें, वो रोल बैक हो जाएगा। अच्छा, an automatic commit occurs in the following circumstances or DDL statement is issued. DDL statement क्या है? create, drop, alter, truncate, rename, ये DDL statements कहलाती है, data definition language। अगर आपने ये दे दी, उससे पहले कोई आपने insert update डिलीट कराया तो उसको commit नहीं किया तो वो उनको खुद ही commit कर दे। या आपने कोई DCL स्टेटमेंट चला दी, ग्रांट या रिवोक की एक स्टेटमेंट है वो चला दी, या आपने नॉर्मल एग्जिट फ्रॉम एसक्यूएल डेवलपर और एसक्यूएल प्लस कर दिया विदाउट एक्सप्लिसिटली इश्यूइंग कमिट और रोल बैक। आपने सिंपली एसक्यूएल प्लस पे लिखा एग्जिट और एंटर कर दिया, वो कमिट कर देगा खुद ही डाटा जो कमिट नहीं होगा। एंड ऑटोमेटिक रोल बैक अकर्स व्हेन देयर इज एन एबनॉर्मल टर्मिनेशन ऑफ एसक्यूएल डेवलपर और एसक्यूएल प्लस और सिस्टम फेलियर। आपने मशीन रीस्टार्ट हो जाए खुद से, तो आपने जो इंसर्ट अपडेट किया था उसको कमिट नहीं किया था वो खुद ही रोल बैक हो जाए। State of data before commit or rollback, the previous state of data can be recovered. अगर आपने अभी commit या rollback नहीं किया तो previous state of data रखी जाती है। The current user can review the result of the DML statement operation by using the select statement. Other users cannot view the result of the DML statement issued by the current user. The affected rows are logged. Other users cannot change the data in the affected rows. For example, हमने ये दिया अपडेट सारा रोल बैक कर देते, जो भी हमने काम किया अभी जो कमिट नहीं किया हमने, तो मैं कहता हूँ अपडेट एम सेट सैल इक्वल्स टू 0, सबकी सैलरी क्या होगी 0। अभी मैंने कमिट नहीं किया, मैं एक और सेशन ओपन करता हूँ, मैं कहता हूँ ये सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम सैलरी सबकी क्या नजर आ रही है 0 नहीं नजर आ रही है, उसी टेबल में से अलग मैं डाटा देख रहा हूँ। यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे इसको सैलरी क्या नजर आ रही है 0। तो जो यूजर एक डाटा अपडेट करता है वो सिर्फ अपडेट उसी को नजर आती है अनलेस कि वो उसको कमिट कर दे। अगर वो कमिट करेगा फिर दूसरे यूजर को भी नजर आना शुरू हो जाएगी। अगर उसने कमिट ना किया तो जो दूसरा यूजर कनेक्टेड है वो उसी टेबल में से अगर डाटा देखता है तो उसको पुराना डाटा दिखाया जाएगा। तो दूसरा यूजर इस यूजर ने जो डाटा अपडेट किया या जो जिससे वो ऑपरेशन परफॉर्म करे वो डाटा लॉक हो जाएगा, उसको दूसरा यूजर सिर्फ देख सकता है, उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल आप ये भी इसको अपडेट या डिलीट करना चाहे
अब ये लॉक हो जाएगा, ये वेट करता है, अब ये डिलीट नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? कि इस सेशन में इस यूजर ने उसको अपडेट किया हुआ है। अब जब आप अपडेट या डिलीट करते हैं तो वो जिस रो के ऊपर आप ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो रो लॉक हो जाती है। वो लॉक हुई है, लॉक एक वक्त में किसी एक यूजर को मिलता है, वो ऑटोमेटिक होता है बैकएंड पे। तो इस यूजर के पास इन सारी रोज के ऊपर लॉक लगा हुआ है। अब ये यूजर वेट करता रहेगा जब तक कि वो लॉक रिलीज नहीं करेगा। लॉक रिलीज कब करेगा? जब ये कमिट या रोल बैक करेगा। फॉर एग्जाम्पल ये करता है रोल बैक, जैसे उसने रोल बैक किया ये लॉक रिलीज हो जाएगा, उसकी स्टेटमेंट चल जाएगी। अब ये 3 रोज उसने अपडेट की है, ये 3 रोज लॉक होती है। अब कोई दूसरा यूजर अगर होगा इन 3 रोज को मॉडिफाई नहीं कर सकता, व्यू कर सकता है लेकिन मॉडिफाई नहीं कर सकता क्योंकि लॉक इसके पास या सो इस तरह का काम एक वक्त में एक यूजर कर सकता है, एक रो के ऊपर। अगर एक यूजर एक रो अपडेट करा है, दूसरा यूजर दूसरा रो अपडेट करा है, फिर कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर वो सेम डेटा पे काम करने की कोशिश करते हैं तो फिर वो लॉक हो जाएगा। स्टेट ऑफ डेटा आफ्टर कमिट करने के बाद क्या होता है? डेटा चेंजेस आर सेव्ड इन द डेटाबेस, द प्रीवियस स्टेट ऑफ डेटा इज ओवररिटन, all users can view the results, locks on the affected rows are released, those rows are available for other users to manipulate, and all save points are erased। अगर आपने कोई सेव पॉइंट्स बनाए तो erase हो जाते हैं। सेव पॉइंट बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, क्विट करना हो तो सिंपली क्विट सेमीकोलन लिख के एंटर करें तो डेटा क्विट हो जाएगा। स्टेट ऑफ डेटा आफ्टर रोल बैक, all pending changes by using a rollback, data changes are undone, previous state of data is restored, locks on the affected rows are released। तो रोल बैक करना हो तो सिंपली रोल बैक लिख के एंटर करें, रोल बैक हो जाएगा। स्टेटमेंट रोल लेवल रोल बैक, इफ अ सिंगल डीएमएल स्टेटमेंट फेल्स ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ओनली दैट स्टेटमेंट इज रोल बैक। फॉर एग्जांपल आपने एक अपडेट स्टेटमेंट चलाई, वो सक्सेसफुल चल गई, नेक्स्ट अपडेट स्टेटमेंट चलाई, वो किसी वजह से फेल हो गई, उसमें कुछ सिंटैक्स एरर था, कोई मसला था, तो उससे पहले जो स्टेटमेंट चली उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, द ओरेकल सर्वर इंप्लीमेंट्स implicit save point, all other changes are retained, the user should terminate transaction explicitly by executing a commit or rollback statement। Then it's read consistency। read consistency क्या है? read consistency guarantees a consistent view of the data at all times, means के मैंने एक डाटा अपडेट किया और दूसरा यूजर उस डाटा को देखना चाह रहा है, तो वो जो दूसरा यूजर देखना चाह रहा है उसको पुराना डाटा दिखाना चाहिए, क्योंकि मैंने जो डाटा अपडेट किया हो सकता है मैं कमिट ना करूँ, रोल बैक करूँ। अगर वो मेरा जो डाटा जो मैंने अभी कमिट नहीं किया वो दूसरे यूजर को दिखा दिया जाए, उसकी बेस पे वो कोई कैलकुलेशन परफॉर्म कर ले तो उसका गलत हो जाएगा। अगर मैंने डाटा पहले उसको रोल बैक कर दिया, लेकिन अनकमिटेड डाटा नहीं दिखाया जाता। दिस इज कॉल्ड रीड कंसिस्टेंसी। चेंजेस मेड बाय वन यूजर डू नॉट कॉन्फ्लिक्ट विद द चेंजेस मेड बाय अनदर यूजर। रीड कंसिस्टेंसी इंश्योर्स दैट ऑन द सेम डाटा रीडर्स डू नॉट वेट फॉर राइटर्स। रीडर क्या होते हैं? जो डाटा सेलेक्ट करने वाले, और राइटर्स कौन से? या जो डाटा डिलीट करें या मॉडिफाई करें, वो राइटर्स करें। जैसे मैं डाटा अपडेट कर रहा हूँ, एक डाटा क्यूरी कर रहा है, तो डाटा क्यूरी करने वाला मेरी वजह से ब्लॉक नहीं हो जाएगा, वो डाटा क्यूरी कर सकेगा लेकिन उसको पुराना डाटा दिखाया जाएगा। लेकिन अगर मैं डाटा अपडेट कर रहा हूँ, वही डाटा एक और यूजर अपडेट करता है, तो वो भी राइटर है, मैं भी राइटर हूँ, तो राइटर की वजह से वेट करेगा, लेकिन वो मेरा वेट करेगा जब तक मैं काम खत्म न करूँ। रीडर्स डू नॉट वेट फॉर राइटर्स, राइटर्स डू नॉट वेट फॉर रीडर्स, एंड राइटर्स वेट फॉर राइटर्स। एक यूजर ने अपडेट किया एक पर्टिकुलर रो, दूसरा यूजर वो सारा डाटा देखता है, तो लेट से एक रो इस यूजर ने अपडेट की, उसकी सैलरी अपडेट की, कमिट नहीं किया, तो ओरेकल क्या करता है? वो जो रो अपडेट हुई है, जो आपने रो अपडेट किया, ओरेकल क्या करेगा? उसका पुराना इमेज बना के किसी जगह रख लेगा। जब एक यूजर सेलेक्ट करेगा सारा डाटा, तो उसको सारा डाटा टेबल में से दिखाया जाएगा जो कि अपडेट नहीं हुआ। जो रो एक यूजर लॉक की उसका पुराना इमेज एक जगह रखा होगा, वो आपको ला के दिखाएगा। वो पुराना इमेज होता है अनडू, एक जगह होती है अनडू, वो वहां पे रखा जाता है। तो आगे चल के हम पढ़ेंगे अनडू क्या होती है। फॉर अपडेट क्लॉज इन सेलेक्ट स्टेटमेंट, जब आप डाटा सेलेक्ट करते हैं ना, सेलेक्ट और आगे कॉलम का नाम, फ्रॉम टेबल का नाम, तो उसमें उस केस में कोई डाटा लॉक नहीं होता। लॉक होता है लॉक होता है अपडेट, डिलीट और इंसर्ट के केस। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट के केस में रोज लॉक होती हैं जो इफेक्ट होती हैं, जबकि सेलेक्ट के केस में कोई डाटा लॉक नहीं होता। आप लॉक कर सकते हैं, आप करें फॉर एग्जांपल सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉइज एम और आगे लिखते हैं फॉर अपडेट। अगर आपने फॉर अपडेट कर दिया तो डाटा सेलेक्ट हो जाएगा, साथ ही लॉक भी हो जाएगा। अब ये आपने डाटा सेलेक्ट किया है लेकिन साथ ही लॉक कर दिया, लेकिन ये करना नहीं चाहिए। आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, लॉक द रोज इन द एम्प्लॉयज टेबल वेयर जॉब आईडीज ऐसे रहे, तो आप सेलेक्ट करेंगे और आखिर में फॉर अपडेट लगा देंगे, तो ये लॉक हो जाएंगे। अब लॉक रिलीज कब होगा? जब कमिट या रोल बैक करेंगे। तो सेलेक्ट के केस में बाय डिफॉल्ट कोई लॉक नहीं लगता। आपने सेलेक्ट
मैं उन्हीं रोज को अपडेट कर सकता हूँ, क्योंकि वो लॉक सिर्फ इंसर्ट अपडेट डिलीट के केस में होती है, सेलेक्ट के केस में लॉक नहीं होता। अगर आप फॉर अपडेट सेलेक्ट के अंदर यूज कर लेंगे तो वो रोज लॉक भी हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि मैं एक रो सेलेक्ट करूँ और उस रो वो रो लॉक हो जाए जब तक मैं उस रो के ऊपर कोई और मैनिपुलेशन ना करूँ, तो फिर आप फॉर अपडेट करेंगे उसको। या दैट्स इट अबाउट दिस चैप्टर जी।